नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लाए हैं वेट लॉस के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि आपके वेट को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। वर्तमान समय में मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या है शरीर का वजन, और उसके बढ़ने के वजह से अनेक बीमारी भी होती है। इसलिए एक ऐसी औषधि का सम्मिलित स्वरूप जो वजन को समय अनुसार कम करता जाएगा और मनुष्य अपने जीवन में सुखमय तरीके से रह पाएगा। आयुर्वेदिक औषधि करने वाले साधकों का नमक, चीनी और तेल पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मतलब जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आप कम से कम नमक, चीनी का यूज़ करें। मतलब जब आप इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तब आप नमक, चीनी और तेल का कम से कम यूज़ करें खाने में। यह तीनों करने के बाद साधक या मिश्रण यदि सेवन करते हैं तो निश्चित ही लाभ होगा और उनका वज़न कम होगा। इस मेडिसिन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अमृता, त्रिवृत, अवल गुजबीजा, मारीचम, ब्राह्मी, पिपली, चित्राका, अदरक, गुग्गुल, विदंगा, खादिरा, वसाका, लोहभस्म, शिलाजित, सुबीरा, कसीसा। इस सभी के अर्क को बराबर मात्रा में मिला के पूरे दिन में 4 से 5 ग्राम का सेवन करें। इससे आपका वज़न कम होगा और पूरे दिन में 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। इसे लेने पर यह औषधि आप 551 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये मेडिसिन कोई भी साधक या फिर आम इंसान भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साधकों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, इसलिए क्योंकि हमें जो आसन में अधिक समय तक बैठना होता है उसके लिए हमारा वेट कम होना चाहिए। अगर आपके जांघों में बहुत सारा फैट्स होगा तो आपको पद्मासन करने में बहुत मुश्किलें होंगी, और अगर आप वज्रासन करने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा बॉडी का वेट आपके दोनों पैरों पर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ही पैरों में दर्द होने लगता है। इसलिए वज्रासन या फिर दूसरे आसन करने के लिए आपको आपका वेट कम होना चाहिए। हमारी अस्थियां एक पूर्ण स्वरूप है और इसके ऊपर स्ट्रेस या फिर वज़न का प्रभाव सबसे कम होता है। लेकिन जहाँ पर हमारे अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, यानी कि जोड़ों के स्थान पर, घुटनों के स्थान पर, यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर दो अस्थियां जुड़ती हैं वह स्थान हमारे शरीर का एक मर्म स्थान है, और वहाँ पर शरीर का वज़न सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों में घुटने में दर्द की समस्या आ जाती है, क्योंकि घुटने के ऊपर पूरे शरीर का वज़न रहता है और घुटने को पूरे शरीर का वज़न को अपने ऊपर लाद के चलना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों में ये पाया गया है कि लोगों में थोड़ा एज होने के बाद घुटने के दर्द शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर किसी को अपने वेट को कम करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेट सिर्फ आपको घुटने रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं देंगे, आपको दूसरे कई सारे प्रॉब्लम्स भी इसी वज़न की वजह से ही होती है। अब मैं आपको ऐसे कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके ओबेसिटी या फिर वज़न बढ़ने से रिलेटेड हैं। मतलब अगर आपका वज़न बढ़ेगा तो ये सारे के सारे समस्या होने के चांसेस भी हैं। जिस तरीके से स्मोकिंग करने से इमीडिएटली आपको लंग कैंसर नहीं होता, आपका लंग्स ख़राब नहीं होते, उसी तरीके से ओबेसिटी होने से आगे चलकर ये बहुत सारे अनेक प्रकार के
रोग व्याधियाँ आपको हो सकती हैं। तो ये सारी समस्याएं आपके वज़न बढ़ने से आपको भविष्य में हो सकती हैं। एक तो है टाइप 2 डायबिटीज़, गॉल ब्लैडर डिजीज़, डिसलिपिडेमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्रेथलेसनेस, स्लीप एपनिया। आप देख ही सकते हैं कि जितने भी सारे लोगों को डायबिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स उनका वेट बढ़ा हुआ होता है। गॉल ब्लैडर डिजीज़, डिसलिपिडेमिया मतलब यहाँ पर आपके लिपिड कंटेंट में यहाँ पर आपके लिपिड कंटेंट शरीर में बढ़ा हुआ होता है और लिपिड की वजह से ही मोटापा आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो लोग ज़्यादातर मोटा होते हैं और उनका वज़न बढ़ा हुआ होता है, तो डायबिटीज़ में बार बार इंसुलिन को यूज़ करने से उनका बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। आगे इंसुलिन लेने से उनके बॉडी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेथलेसनेस मतलब अगर आप ज़्यादा आपका भार बढ़ा हुआ होगा तो थोड़ी काम करने पर, थोड़ा चलने फिरने पर या फिर भागने पर आपका सांस फूलने लगता है। स्लीप एपनिया ये भी है कि आप रात को बार बार उठ जाते हैं। ब्रीथलेसनेस की वजह से जब हम सोते हैं तो हमारा नींद टूट जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा ज़्यादा सीवियर केसेस के ऊपर। फर्स्ट है क्रोनिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ओस्टियोआर्थराइटिस, नीज़। मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस मैंने कहा था कि नीज़ जो होते हैं, घुटने, उसके ऊपर पूरे शरीर का भार आ जाता है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ होगा तो आपका जो घुटने हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा। अब बात करते हैं और भी ज़्यादा सीवियर केसेस के बारे में। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलन कैंसर, रिप्रोडक्टिव हार्मोन एबनॉर्मलिटीज़। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब ज़्यादातर एजड पर्सन में जब मेनोपॉज हो जाता है और पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसके बाद वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलन कैंसर तो आपको पता ही है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन एबनॉर्मलिटीज़ अर्थात जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब कोई एक हार्मोन होगा जो उसका जो लेवल है बढ़ जाता है और कोई दूसरा हार्मोन होगा जो उसका लेवल कम हो जाता है। कुछ लड़कियों में शरीर में बाल भी आ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवारी सिंड्रोम, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, लो बैक पेन ड्यू टू ओबेसिटी। जो लोग जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है उनका बैक पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का वेट है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ज़्यादा पड़ने लगता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। इसके लिए लोअर बैक में पेन होने लगता है। आपने अगर अस्थियों की संरचना देखी होगी तो आप पाएंगे कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, लोअर बैक में अस्थियों का जो एक आधारभूत संरचना है उसी को ही वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। हमारे लोअर बैक में मतलब पिछले साइड पे और कमर के पास जो अस्थियां हैं उनको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और हमारे भार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। और वर्टिब्रल कॉलम बहुत मोटी अस्थियां भी नहीं होती हैं, बहुत ही पतली और अलग अलग तरह की अस्थियां एक दूसरे से जुड़कर वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। इसलिए एक तो ये
एक पूर्ण अस्थि नहीं है, और दूसरी ये बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बनती है। इसलिए इसमें इसके ऊपर भार का बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए जब हमारा एज बढ़ जाता है या फिर ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो एज के साथ इन अस्थियों में डेंसिटी भी कम हो जाती है, और हमारे कमर के पास पिछले साइड पे पेन होता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन, fetal defects associated with मैटरनल ओबेसिटी, मतलब fetal defects associated with मैटरनल ओबेसिटी। जब बच्चा जन्म लेता है कुछ डिफेक्ट्स के साथ जन्म ले सकता है, जैसे कि उसका चेहरा पिचका हुआ हो सकता है, उसका चेहरा थोड़ा मतलब पिचका हुआ हो सकता है, या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स भी पिचके हुए हो सकते हैं। मतलब जब आप किसी नाजुक सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, वो थोड़ा पिचक जाता है, वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। उसी तरीके से बच्चा उसका नाक हो सकता है या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर की वजह से बॉडी पार्ट्स में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस मेडिसिन के साथ कुछ कंट्रोल मेजर्स भी फॉलो करें जो कि प्रिवेंटिव होंगे। अर्थात अगर आपको ओबेसिटी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ओबीस नहीं हैं तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ओबेसिटी का सामना नहीं करना पड़े, मोटापा का सामना नहीं करना पड़े। डाइटरी चेंजेस, आप आपके फूड में जो एनर्जी डेंस्ड फूड है उनको कम करना होगा, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, उनकी मात्रा आपको कम करना होगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनका मात्रा कम करना चाहिए। और फैट्स, घी हो गया, तेल हो गया, वो सब चीज़ें। साथ ही साथ खाने में फाइबर्स की मात्रा बढ़नी चाहिए, मतलब जो भी दाल हैं, सीरियल्स हैं, और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, साग हो गया और गोभी हो गया, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। और जितने भी नॉन रिफाइंड फूड हैं उनकी मात्रा भी बढ़नी चाहिए आपके खाने में। रिफाइंड फूड्स मतलब आजकल जो दाल हो गए उनको रिफाइन किया जा रहा है, बार बार धोया जा रहा है, धोने के बाद उसके ऊपर एक ग्लेज़ के लिए उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया जा रहा है, जिससे कि वो बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ जाए, जिसकी वजह से उसके जो प्रोटीन वैल्यू है वो भी कम हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों को अवॉइड करके जो चीज़ें फार्मर्स या फिर जो खेत से मिलती है खाना, अनाज वगैरह, उनका यूज़ अच्छे से करना चाहिए। दूसरा है, आपको फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है वेट रिड्यूस करने के लिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगी, एनर्जी खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। ओबेसिटी का मूल कारण फैट्स हैं, और हमने बचपन में ही पढ़ा था कि अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड्स जो होते हैं वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमने खाया, डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद जो सब चीज़ें बच गई वो तो शरीर से निकल गया, लेकिन ऐसे कुछ तत्व होते हैं, ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि डाइजेस्टेड होने अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहती हैं हमारे बॉडी में, जो कि बाद में फैट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारे शरीर में जमने लगती हैं। लड़कों के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस ये पेट के ऊपर, बेली के ऊपर जमने लगती हैं। पेट इसलिए लोग जितने भी लड़के होते हैं
उनके पेट के रीजन में ज़्यादा फैट्स जमा हुआ होता है, लेकिन लड़कियों के केस में ये थाई और जो कमर के हिस्सा होते हैं वहाँ पर जमने लगती हैं। लेकिन इस एरिया मतलब पेट और थाई एरिया के एक्सरसाइज की वजह से हम अपना वेट कम कर सकते हैं, फैट रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो वेट रिड्यूस करने के लिए हैं वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसको कर नहीं सकते, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जो कि है एपेटाइट रिड्यूसर, मतलब वो आपके भूख जो होती है वो कम कर देती है। मतलब आप अगर खाएंगे नहीं, आपकी अगर खाने की इच्छा ही नहीं होगी तो वेट तो बढ़ ही नहीं सकता। और दूसरी है सर्जिकल अप्रोच, मतलब सर्जरी से आप अपना फैट्स अपने बॉडी से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही खर्चीला है और बहुत ही पेनफुल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। सर्जरी के द्वारा आपके शरीर से जो चर्बी है, जो फैट्स हैं, उनको बाहर काट कर निकालना। मैं फिर से थोड़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ। जो डाइटरी चेंजेस हैं, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा आपके खाने में कम करना है, फाइबर कंजप्शन बढ़ाना है, मतलब जो नॉन रिफाइंड फूड्स हैं, और सब्ज़ी हो गया, शाक सब्ज़ी हो गया, जो साग है उनकी मात्रा बढ़ानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल्स जिनमें पत्ते ज़्यादा हैं उनकी मात्रा आपको बढ़ानी है। दूसरी है आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है। अगर आप बिल्कुल बैठे ही रहते हैं तो थोड़ा घूमिए, घुमा फिरा कीजिए। अगर आप घूम रहे हैं तो फिर आप थोड़ा चलिए अच्छे से, थोड़ा स्पीड से चलिए। अगर आप स्पीड से चल रहे हैं तो अगली स्टेप ये है कि आप थोड़ा भागिए, थोड़ा भागा दौड़ी कीजिए, ठीक है। और यहीं पे मैं अपना ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।